हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेंट रूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले बात आती है, मान लो ये आपका कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या सब में सेम एस कैरेक्टर होंगे या सेम पी कैरेक्टर होंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखो ये कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें क्या होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? तो 25% एस कैरेक्टर होना चाहिए और 75% क्या होना चाहिए? पी कैरेक्टर होना चाहिए। हाँ, ओवरऑल का ये सही है, भी इसमें 25% एस कैरेक्टर है और 75% इसमें क्या है? पी कैरेक्टर है। बट अगर हम बात करें, फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यह वहां रहना पसंद करेगा जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम हो और परसेंट पी कैरेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। लिख लो, क्या लिखोगे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कहां रहेगा? वहां रहेगा जहां पर मोर परसेंट पी कैरेक्टर होंगे और लेस परसेंट एस कैरेक्टर होंगे। क्लियर है? अगर वहां पर इक्वल है तो वो ये क्या करेगा कि परसेंट पी कैरेक्टर को इंक्रीज करवा लेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगी, और परसेंट एस कैरेक्टर को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। जैसे यहां पर क्या होगा, जो फ्लोरीन है परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा और परसेंट एस कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा। अब यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हुए हैं, ओवरऑल तो क्या होना चाहिए था? सभी में 25% कैरेक्टर होने चाहिए थे। मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होता है? 25% एस कैरेक्टर होता है ना, तो इसने क्या किया, इस ऑर्बिटल की जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर दिए हैं। अब आप कहोगे जी एस के डिक्रीज क्यों किए? एस जितना ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ऑर्बिटल में जितना ज्यादा होगा, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अगर इसमें डिक्रीज हो रहे हैं तो इन तीनों में क्या होंगे? परसेंट एस कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप कहोगे जी कितने इंक्रीज होंगे? अब इंक्रीज होंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां डिक्रीज कितने हुए। मान लो यहां पर डिक्रीज हुए 25% था ना एस कैरेक्टर, 25 माइनस एक्स कर दिया मैंने, इतने परसेंट डिक्रीज हो गए यहां पर, माइनस एक्स। ठीक है, एक्स परसेंट डिक्रीज हुए हैं, तो यहां पर जितने डिक्रीज हुए हैं वो इन तीनों में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो यहां कितने इंक्रीज हो जाएंगे? 25 प्लस x/3% है ना, इंक्रीज हो जाएंगे। यहां डिक्रीज हुए हैं, प्लस x/3 क्यों भाई? तीनों में इंक्रीज होंगे ना। यहां मान लो डिक्रीज हुआ है, वो मान लिया मैंने 15 डिक्रीज हुए हैं, 25 माइनस 15 हुआ, तो ये तीनों में क्या होंगे? इक्वल डिवाइड होंगे, 5 + 5 + 5 यानी 15/3। तो यहां पर 5 इंक्रीज हो जाएंगे और यहां पर भी 5% इंक्रीज हो जाएंगे और यहां भी 5% इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आ गया होगा? तो अब देखो कि पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां रहेगा? जहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा हो, एस कैरेक्टर कम हो। अगर पी कैरेक्टर उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा एस कैरेक्टर को और पी कैरेक्टर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, sp3 और sp3d2, इनमें सारी क्या पोजीशन क्या होती है? इक्वली होती है, सिमिलर होती है ना। इनमें क्या होती है? ऑल पोजीशन सिमिलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर एनी पोजीशन, मतलब वो कहीं जा सकता है, बट जहां जाएगा वहां पर पी कैरेक्टर बढ़ा देगा, एस कैरेक्टर कम कर देगा। क्लियर है? अब पी कैरेक्टर बढ़ा दिया, एस कैरेक्टर कम कर दिया, इसके इफेक्ट क्या होंगे? उसके इफेक्ट देखो, मान लो आपका यह क्या है? मीथेन है, और दूसरा मैंने यहां हाइड्रोजन लिया, यहां हाइड्रोजन लिया, यहां फ्लोरीन लिया और यहां फ्लोरीन ले लिया, CH2F2 है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेंट्रल एटम की sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें तो क्या होगा? सभी में 25% एस कैरेक्टर रहेंगे, क्योंकि सारे एटम है वो क्या है? सेम है। ठीक है, अगर सारे एटम सेम होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ एटम आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर बेंट रूल एप्लीकेबल होगा। अब देखो यहां पर 2 फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 हाइड्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहां पर क्या होगा? परसेंट पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा, परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंट एस कैरेक्टर यहां डिक्रीज हो गया तो इन दोनों में परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा? इन दोनों हाइड्रोजन में परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि एस छोटा होता है, पी बड़ा होता है, डबल शेप होता है, तो एस कैरेक्टर बड़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है भी। ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा क्योंकि स्फेरिकल है ना, और एरिया भी इसमें क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जहां एरिया ज्यादा होगा वहां ये मान लेना कि एस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है,
एरिया लार्ज होगा तो उसका मतलब क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है। ये बात ध्यान रखनी है। ये तीनों बात अगर आपको समझ आ गई तो पूरा बेंट रूल समझ आ जाएगा। पी में अपोजिट कर दो, अगर परसेंट पी करेक्टर बढ़ेंगे, कहां लिखूं, आपने ये नोट कर लिया, परसेंट पी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एरिया भी क्या होता है कि एस के कंपेयर में ये कमी लेता है। जहां पर कम एरिया होगा वहां पे परसेंट पी करेक्टर आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जहां पर ज्यादा एरिया है वहां पे परसेंट एस करेक्टर क्या होंगे, लार्ज होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं वही दो एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने अभी मीथेन बनाया था, ठीक है, और कार्बन के साथ मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए और 2 फ्लोरीन लगा दिए। पहला आपसे एंगल कंपेयर करवा ले कि एक तो इनके बीच में एंगल बना x है और इसके बीच में बना y है। दो तरह के एंगल पॉसिबल है ना, जब कार्बन से दोनों फ्लोरीन अटैच हो तो उनके बीच का एंगल, और कार्बन से एक फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उनके बीच का एंगल, और एक और भी पॉसिबल है, भी कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़े हो तो उनके बीच का एंगल। तो इनमें ज्यादा कौन सा होगा। अब देखो भी फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो गए, परसेंट एस करेक्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, परसेंट एस करेक्टर क्या हो गए भाई, यहाँ पर इंक्रीज होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों ही डिक्रीज हुए हैं, उनके बीच का एंगल है, तो ये डिक्रीज हुए हैं तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो x कम होगा, x से ज्यादा कौन सा होगा, यहाँ पर देखो परसेंट एस करेक्टर इसमें डिक्रीज हुआ है और इसमें इंक्रीज हुआ है। अगर इनके बीच का लें तो यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बॉन्ड एंगल इसके कंपेयर में तो ये ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ दोनों में ही परसेंट एस करेक्टर वो इंक्रीज हुआ है, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों से भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो बेंट रूल की हेल्प से। क्लियर है। आप इधर आ जाओ, आपसे कंपेयर करवा लेता कि अगर यहां पर प्योर एस करेक्टर है, यहां तो प्योर एस ही है ना, यहां कोई बेंट रूल नहीं लग रहा, तो यहां पर 25% आपका एस होगा और 75% क्या होगा, आपका पी होगा, यानी प्योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कंपैरिजन ऐसा आ सकता है कि ये x और यहां पर मान लो कुछ भी m मान लो, इन दोनों में से एंगल ज्यादा कौन सा होगा, m और x से ज्यादा एंगल कौन सा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर तो परसेंट एस करेक्टर कितना है अभी 25% है, और इनमें क्या होगा 25 माइनस एक्स कर दूं क्या, यानी कुछ डिक्रीज हो गया, तो परसेंट एस करेक्टर यहां कम है यहां ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल यहां क्या होगा, m वाला ज्यादा होगा x से। ठीक है, तो इस तरह का कंपैरिजन आपसे करवा सकता है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन एक और करवा देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो कि आपका होता है N2H4, ठीक है, और दूसरा होता है आपका N2F4। इनमें आपसे पूछ लेता कि नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा किसकी है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां फ्लोरीन लगा हुआ है, नाइट्रोजन है, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोराइड, यहां फ्लोराइड, यहां फ्लोराइड, फ्लोराइड अभी आपके। अब आपसे पूछ ले बॉन्ड लेंथ का, नाइट्रोजन के बीच में इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ ज्यादा कौन सी होगी, यानी बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन की कंपेयर करनी है आपको। तो कैसे कंपेयर करोगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहां पर कम हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक पे कम होता है तो बाकियों पे इंक्रीज होता है ना, यहां भी परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। सब में लिखना जरूरी है क्या, यहां भी कम हो गया, यहां भी परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहां कम हो रहा है तो यहां भी परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां कम हुआ यहां बढ़ गया, मतलब परसेंट एस करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इधर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपेयर में तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव होता है ना, तो मतलब यहां पर क्या होगा, जो आपका परसेंट पी करेक्टर ज्यादा होगा, यहां भी परसेंट पी करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पी करेक्टर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है N2H4 में वो ज्यादा होगी N2F4 से। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, H2O2 है आपका और एक है O2F2। इनमें पूछ ले कि ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा किस में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले स्ट्रक्चर बनाओ इनकी, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और एक मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, फ्लोरीन है मतलब परसेंट पी करेक्टर ज्यादा है और परसेंट एस करेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हुआ है, यहाँ भी परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उनमें परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा, अगर परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर तो क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या, परसेंट पी करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल इनसे कंपेयर कर लो, ये यहाँ पर तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया, बट यहाँ पर किसकी वजह से बढ़ेगा,
कोई ऐसा साइड एटम तो नहीं है ना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहां बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ ये कम हुई है, तो जाहिर सी बात है ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। आप सिंपल देख लेना भी, जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे F2 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। कर लोगे, नोट करो। ये तो हमने बात कर ली sp3 sp2 और sp3d2 की। अब बात कर रहा हूं मैं dsp3 की। ठीक है, तो dsp3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर ये आपकी sp3d होती है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं sp2 प्लस pd। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं भाई। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और इन दोनों की वजह से क्या होते हैं, दो पिरामिड आ जाते हैं, बाय पिरामिडल होती है पीडी की वजह से। तो मतलब पीडी यहां पर दिख रहा है कि ये आपके जो दो पिरामिड बने हैं, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये दो पिरामिड बने हैं वो पी और डी की वजह से बने हैं, और ये आपका जो ट्राइगोनल जो प्लेनर शेप आई है वो किसकी वजह से आई है, sp2 की वजह से। मतलब एस करेक्टर परसेंट एस करेक्टर यहां पर ज्यादा है, और यहां पर तो एस करेक्टर है ही नहीं, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा वो कहां आएगा, यहां पर आएगा, मतलब एक्सियल पोजीशन पर। और ये कौन सी है आपकी, इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ आ गया होगा ना। तो आप देखो, आपसे कह दे कि आप PCl5 की स्ट्रक्चर बनाओ तो आप आराम से बना दोगे, हर जगह क्या करोगे, क्लोराइड लगा दोगे, क्योंकि 5 क्लोराइड है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आपसे कह दे कि आप स्ट्रक्चर बनाओ PCl3F2 की, कैसे बनाओगे, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा, जहां पे परसेंट एस करेक्टर कम हो, और यहां पर क्या एक्सियल पे तो परसेंट एस करेक्टर है नहीं, क्योंकि पीडी की वजह से बना है। ठीक है, तो आपके दोनों फ्लोराइड है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा, यहाँ क्लोराइड इस तरह से, और यहाँ फ्लोराइड और ये फ्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना भी जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसमें वो इक्वेटोरियल से ज्यादा है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, इसी कारण से तो ये क्या होता है, PCl5 को हीट देते हो तो PCl3 प्लस Cl2 में बन जाता है, ये टूट जाएंगे, है ना, बॉन्ड लंबा है तो आसानी से टूटेगा। दूसरा क्या होता है, ये लंबा होने का कारण ये भी दे सकते हैं हम कि इनके बीच का जो एंगल है वो 120 होता है, इक्वेटोरियल के बीच का एंगल, इक्वेटोरियल के बीच में 120 होता है, बट इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर इनमें 90 डिग्री का एंगल है तो रिपल्सन ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाएगा, ताकि एक्सपेंड हो जाएगा, ताकि वो क्या हो जाए, रिपल्सन उस पर कम हो जाए। समझ आ गया। तो इस तरह से दो फ्लोरीन आएंगे तो यहाँ आएंगे। अब इस तरह का कैसा हो जाता कि PCl2 है और F3 हो जाता, तो ऐसे बनते भाई, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, यहाँ तो क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड, दो फ्लोराइड तो हमें एक्सियल पोजीशन पे रखने हैं, तीसरा मुझे यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पर रखूंगा। तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाए, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आपका sp3d3, आपको पता ही है शेप कौन सी होती है भाई, पेंटागनल बाय पिरामिडल होती है, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। 5 एटम ऐसे जुड़े होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन है ये पांचों, और ये एक्सियल है, दो पिरामिड बना रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना भाई कि आपके जो इक्वेटोरियल एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री का, इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल एंगल 72 डिग्री का है, और इक्वेटोरियल से एक्सियल का एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और एक्सियल टू एक्सियल एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, एक दूसरे का अपोजिट है ना, इस तरह से होता है। मतलब एक ही प्लेन में, ये मान लो सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5, एक ही प्लेन में 5 एटम है, एक इनके बिलो दी प्लेन हो जाएगा, एक अबो दी प्लेन हो जाएगा। एक ही प्लेन में मतलब 72 का एंगल है, बिलो दी प्लेन है तो 90 का, और अबो दी प्लेन है तो भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल होते हैं। अब देखो भी, आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां जाएगा, जहां पे परसेंट पी करेक्टर ज्यादा होंगे, और परसेंट पी करेक्टर ज्यादा होंगे तो एरिया क्या कहूंगा मैं, जहां पर कम होगा, एरिया जहां पर कम होगा। एरिया कम कहां है, यहां पर 72 का एंगल है और ऊपर वाले में 90 का है, 72 एंगल है मतलब एरिया कम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है sp3d3 में। और जो आपका पीछे वाला था कौन सा था, sp3d, उसमें आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे वो कहां आए थे, एक्सियल पोजीशन पर आए थे, यानी इन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट है। ये आप एरिया से याद रखोगे आसानी से हो जाएंगे। क्यों भाई, वहां पर जो एक्सियल एंगल था वो 90 डिग्री का था, और इक्वेटोरियल एंगल क्या था, 120 का था। 120 मतलब ज्यादा एरिया है, बट ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां आएंगे, जहां पर एरिया कम हो, कम कहां था, एक्सियल में। अब यहां पर एरिया कम कहां है, एक्सियल में, तो यहां आएंगे। क्लियर है, आपने इतना याद कर लिया तो आपका बेंट रूल क्लियर है। अब ये हमने कर ली बात जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कैसे एडजस्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं लोन पेयर की।
जी नेक्स्ट है कि लोन पेयर कहाँ जाएगा, जहां पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा हो, मतलब एरिया क्या हो, लार्ज हो। ये बात ध्यान रखनी है। तो आपकी अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp3 और sp3d2 या d2 sp3, इनमें तो सारी पोजीशन क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। लोन पेयर कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल अमोनिया का ही दे देता हूं आपका, जैसे ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है तो लोन पेयर आपका यहाँ आ गया। लोन पेयर यहाँ आ गया तो मतलब यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। और इनमें क्या हो गए, तीनों में परसेंट एस करेक्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे वैसे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, यहाँ पर sp3 थी। sp3 थी तो मतलब 25% एस करेक्टर और 75% क्या है, यहाँ पर पी करेक्टर है। तो एस करेक्टर बढ़ गए, मतलब 25 प्लस एक्स हो गया इस ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल की बात करें इसमें, इस ऑर्बिटल के जो परसेंट एस करेक्टर है वो इससे 25 से बढ़ गए हैं। मैंने माना कि एक्स अमाउंट में बढ़ गए वो, तो यहां डिक्रीज कितने होंगे भाई, 25 माइनस एक्स बाई 3%। क्यों भाई, यहां पर एक पे प्लस एक्स बढ़े हैं तो इन तीनों पे माइनस एक्स होगा ना, तीनों पे माइनस एक्स होगा तो एक पर कितना होगा, एक्स बाई 3। समझ गए होंगे। तो इस तरह से यहां पर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ तो इसी कारण क्या हो गया, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से इसका एंगल है वो 107 हो गया, कम हो गया है। नॉर्मल कितना होता है भाई, 109.28 मिनट होता है। तो ये कम होने का एक कारण तो आप ये भी दे सकते हो, है ना, परसेंट एस करेक्टर घट गया इसलिए ये एंगल भी कम हो गया। दूसरा हम क्या दे देते हैं भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ये रिपेल करेगा जिससे ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल कर रहा हूं इसका, sp3d2। मान लो मेरा कोई आपका कंपाउंड है IF5 है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है मुझे। कैसे करूंगा मैं, सेंट्रल एटम आई लूंगा, उसके इर्द गिर्द 5 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दूंगा। आई के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए तो एक लोन पेयर हो जाएगा, 7 हो गए। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इक्विवेलेंट पोजीशन है, लोन पेयर कहीं भी आ जाएगा। बट सोचो अगर एक लोन पेयर और आना होता, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक CF4 का, यहां पर 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर होंगे, तो कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4। ठीक है, 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट आएंगे ताकि मिनिमम रिपल्सन रहे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जहां भी लोन पेयर आ गया वहां पे परसेंट एस करेक्टर बढ़ जाएगा और परसेंट पी करेक्टर है वो क्या होगा, घट जाएगा। बाकियों पर क्या होगा, जैसे इन पे परसेंट एस करेक्टर बढ़ा है तो इन पांचों में परसेंट एस करेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे आपका N2O3 है एंड N2O4 है, इन दोनों में आपसे कंपेयर करवा ले कि नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा किस में है और कम किस में है। तो पहले आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रा करो। अब नाइट्रोजन है, इसके पास डबल बॉन्ड ओ कर देता हूँ, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दिखा देता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड ओ कर दिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, लोन पेयर लगा दिया। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी भी, N2O3 की। अब N2O4 की बना रहा हूँ, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, ओ जुड़ा हुआ है आपका। अब देखो यहां पर लोन पेयर है मतलब परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है। अगर यहां परसेंट एस करेक्टर ज्यादा हुआ इस ऑर्बिटल के अंदर, बाकी ऑर्बिटल में क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, यानी यहां परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हो गया। अगर परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज हुआ है तो परसेंट पी करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इधर देखो कि क्या इधर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है। अगर मैं कंपेरिजन करूं यहां पर, क्योंकि यहां तो लोन पेयर था, यहां लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो मतलब यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा उसके कंपेयर में। तो कंपेरिजन कर रहा हूं मैं, यहां परसेंट एस करेक्टर क्या होगा उसके कंपेयर में तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वहां तो लोन पेयर की वजह से क्या हुआ था, यहां डिक्रीज हुआ था, क्योंकि यहां इंक्रीज हो गया था, बट यहां तो ज्यादा ही रहेगा। ज्यादा रहेगा तो मतलब यहां नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। परसेंट एस करेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ये कम है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो N2O3 में जो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू N2O4। ठीक है, किसे एक्सप्लेन किया हमने, बेंट रूल से। ठीक है, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं sp3d या dsp3 में। तो ये मैंने पहले ही बताया था sp2 प्लस pd से मिलकर बना है। तो इसमें लोन पेयर कहां आएगा, एस करेक्टर कहां है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, यही होता है ना sp2 और ये pd। तो यहां पर जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की थी, तो आपको याद होगा जब हाइब्रिडाइजेशन की मैं शेप करवा रहा था, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में की थी, तो वो लेक्चर आप डिटेल में देख सकते हो।
तो इसमें सल्फर के साथ 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। 4 और 1 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और डी हो गई, है ना। तो कैसे अरेंज करूंगा मैं, सल्फर है, एक मैंने फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ लगा दिया और 1 लोन पेयर लगा दिया। मतलब मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर लगा दिया, बाकी सभी पर क्या किया मैंने फ्लोरीन लगा दिए हैं। शेप कौन सी बन गई है, सी सा बन गई है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो मतलब लोन पेयर कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पे लगाना है, एक्सियल पे नहीं लगाना। लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो, या दूसरा जहाँ पर एरिया ज्यादा हो। एरिया मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 का है और एक्सियल का क्या है 90 का है। 120 है तो मतलब एरिया ज्यादा है तो लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जितना ज्यादा स्पेस होगा रिपल्सन उतनी कम होगी, कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ClF3 है, तो इसमें क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, है ना, और 3 बॉन्ड पेयर है। तो कहाँ आए हैं दोनों, तो ये कौन सी शेप होगी भी आपकी, टी शेप होगी। इनको डिस्कस कर रखा है भी मैंने। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे XeF2, इसमें कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। तीनों ही कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पे। इस तरह से आगे इक्वेटोरियल पर, एक फ्लोरीन ऊपर हो जाएगा, दूसरा नीचे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी आपकी लीनियर हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है, जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखने हैं। sp3d3 इसमें क्या होगा अभी बताया था, जैसे आपके 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5, एंगल 72 डिग्री होगा। 2 एक्सियल है, 90 डिग्री एंगल होगा। मतलब यहां पर लोन पेयर कहाँ आएगा अभी, जहां एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा कहाँ है, जहां 90 डिग्री का एंगल है। 90 का एंगल कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। उसका रिवर्स है, ये वहां इक्वेटोरियल पे आया था, यहां एक्सियल पर आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ले लो XeF5 माइनस का, ठीक है। तो 5 बॉन्ड बनाओ और 2 लोन पेयर बनाओगे ना, इसमें माइनस है मतलब जिनोन के पास खुद कितने थे, 8 थे, एक ले लिए तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 है, 5 तो बॉन्ड बना लिए, कितने 1 2 3 4 5 और 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ लगा दूं मैं फ्लोरीन इस तरह से, ठीक है। और 2 लोन पेयर, एक अबो दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन, और बीच में जिनोन लिख दो। इस तरह से यहाँ पर जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी। अब बात कर रहा हूं मैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड भी वहीं आएगा जहां एरिया ज्यादा हो, एरिया लार्ज हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ना इनमें। तो मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, जहां पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो, तो डबल बॉन्ड वहीं पे आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर लेते हैं sp3d में। क्या होगा, जैसे जिनोन O3F2 है, स्ट्रक्चर ड्रा करो इसकी, कैसी आएगी। जिनोन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पर, और ऑक्सीजन कहाँ आगे, इक्वेटोरियल पर। डबल बॉन्ड वाला वैसे भी इक्वेटोरियल पे आना था आपका, समझ आ गया। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ होता जिनोन O2F2, तो कैसे आता, जिनोन एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड के द्वारा है। एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 की कमी रही है, एक लोन पेयर यहाँ लगा दूंगा। सिंपल है, लोन पेयर कहाँ आया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कर लोगे, एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट है कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, CH3 और CF3 है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखना फ्लोरीन है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इसको क्या चाहिए अभी, मोर परसेंट पी कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मोर परसेंट पी कैरेक्टर चाहिए, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 होगी और इसमें क्या होगी, sp2 होगी, ठीक है। कैसे होगी वो समझो। एक बात हमेशा ध्यान रखना भी, ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन मैं निकालना सिखाई देता हूं आपको। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, अब ध्यान रखना। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम लेस देन साइड एटम, ठीक है, तो जो उनकी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसमें 0.5 प्लस कर दो, ठीक है। और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइड एटम से ज्यादा हो, तो आपको क्या करना है, जो नॉर्मल आएगी उसमें से 0.5 माइनस कर दो। बहुत आसान है, इसी एग्जांपल से कर लेंगे हम। जैसे CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कैसे निकालते हैं अभी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, उसके बाद में क्या आएगा, माइनस चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, ये वाला फॉर्मूला था। यहां अप्लाई करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको, हाफ करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अभी, कार्बन के 4 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 है, 7/2
कितनी आएगी 3.5, है ना। अब देखो जो साइड एटम यहाँ हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन से साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। कम है तो क्या कर दोगे, जो भी n है, n क्या है यहाँ पर 3.5 है, उसमें से 0.5 माइनस कर दोगे, 3.5 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा आंसर 3। 3 है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2, ये sp2 है, ठीक है। और अगर यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब F3 हो गया, F3 हो गया तो बाकी तो डिटो यही आने ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 मोनोवैलेंट एटम है, 7/2 यानी 3.5, और इसमें क्या कर दूंगा 0.5 प्लस कर दूंगा, और अब की बार क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। समझ आ गया, इसे भी समझ सकते हो और उसे भी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंट पी करेक्टर ज्यादा चाहिए, तो sp3 में परसेंट पी करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं आपके 75% होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 66.6% के लगभग होते हैं, तो इसमें ज्यादा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन ये प्रिपेयर करेगा। 2 तरीके से बता दिया मैंने आपको। एक और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के मैं 2 एग्जांपल और करवा रहा हूं आपको, पहले ये नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं NO2, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना ये, तो इसमें देखो भी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है मुझे, हाफ करूंगा मैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है नाइट्रोजन के, और दूसरा मोनोवैलेंट एटम नहीं है ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच आपका, तो और नहीं ही इस पे कोई मतलब कैटाइन है, नहीं ही एनाइन है, तो कुछ नहीं करना हमें, तो 5/2 आ जाएगा, तो 2.5 आ गया। अब देखो साइड एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो मैंने क्या कहा था 0.5 प्लस कर देंगे, तो 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी आपकी sp2। ध्यान रखना भी, जहां भी ऑक्सीजन दिख जाए आप डाइवैलेंट ही मानोगे, मोनोवैलेंट नहीं मानोगे उसको, ठीक है, साइड एटम के रूप में। अब दूसरा जैसे ClO3 है, इसके पास भी ये भी ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो कैसे करोगे आप, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, 6 तो यहाँ पर आ गया, एक ही है 7, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाफ है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मोनोवैलेंट है नहीं, ऑक्सीजन साइड दिखे तो मतलब वो उसको इग्नोर ही करना है आपको, प्लस नहीं करना, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच होता है। 3.5 आएगा, 3.5 है तो ऑक्सीजन क्या है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 प्लस करना होगा, 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी आपकी sp3। 4 के लिए sp3 होती है ना, 3 के लिए क्या होती है sp2। समझ आ गया, तो ये मैंने आपको ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है वो भी सिखा दी है, और बेंट रूल मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप कोशिश करना इसके जितने एग्जाम्पल हो सके डिस्कस मतलब सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये कंप्लीट हुआ, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।